नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। दिल्ली में सियासी घमासान तेज हो चुका है। जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ उसके साथ आप और बीजेपी के बीच की लड़ाई कुछ और तल्ख हो गई है। हालांकि इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी। इस बार मसला है शीश महल बनाम राजमहल का। एक तरफ बीजेपी की तरफ से जहां मोदी और शाह जैसे लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल ने सादगी का दिखावा करते करते अपने लिए शीश महल तैयार कर लिया, वहीं अब आम आदमी पार्टी ने एक नया मोर्चा खोल लिया। उन्होंने कहा कि हम साफ साफ दिखा देते हैं जनता को कि क्या जिसे आप शीश महल कह रहे हैं उसके भीतर क्या है, और जहां आपने अपने लिए जो घर बनाया है, जो महल बनाया है, उसको आप जो है वो राजमहल कह रही है। तो वो कहती है कि वो राजमहल भी हम दिखा देते हैं कि उसके भीतर क्या है। हालांकि आपके नेताओं को आज न शीश महल के भीतर जाने दिया गया, न तथाकथित राजमहल के भीतर। इन दोनों ही जगहों पर आप नेताओं को नहीं जाने दिया गया और आज सुबह से ही इस पर हंगामा जो है वो चलता रहा। इधर बिहार में भी हंगामा चल ही रहा है। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी, उनके बेल को लेकर जो तमाम धरना प्रदर्शन नाटक जो सब कुछ जो हुए उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं इस समय चल रही हैं और अब जेडीयू ने प्रशांत किशोर पर सीधे हमले करने शुरू कर दिए हैं। इधर तेजस्वी यादव तो अपने तरीके से नीतीश कुमार को घेर ही रहे हैं और नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन इस प्रगति यात्रा में जो बिहार की दुर्गति हो रही है उसकी तरफ तेजस्वी यादव ने ध्यान दिलाया है। और तेजस्वी यादव का ये जो तरीका है वो बार बार ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जब तक बीजेपी के साथ बने रहेंगे उन पर ऐसे ही निशाने साधे जाते रहेंगे। और प्रशांत किशोर जिस व्यक्ति को बीजेपी के कहने पर जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, अब उसको लेकर जेडीयू जिस तरह से हमले कर रही है, जो बातें बोल रही है, उससे समझ में आ रहा है कि बिहार में भी एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी ने जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग अब कामयाब नहीं हो रही है, बल्कि उल्टा उसको ही मुसीबत में घेर रही है। और बिहार से लेकर दिल्ली तक किस तरह डरी हुई दिख रही है बीजेपी और किस तरह सड़क पर ही उसकी पोल खुलती जा रही है, इसी पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं समीरात्मक जी। समीरात्मक जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू। समीरात्मक जी, एक 80 के दशक की फिल्म थी, मेरा ख्याल है साथ साथ, जावेद अख्तर ने उसमें एक बहुत सुंदर गीत लिखा था, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो कर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और आप के बीच इसी किस्म की रस्साकशी चल रही है। दोनों ही एक जैसी विचारधारा वाली पार्टी थे और ये सभी जानते हैं कि कैसे यूपीए सरकार को गिराने के लिए अन्ना आंदोलन को खड़ा किया गया बीजेपी की और संघ की शह पर, और किस तरह अरविंद केजरीवाल को रातों रात नेता बना दिया गया। और अब अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता पर इस तरह काबिज हुए कि वो बीजेपी को आने का मौका ही नहीं दे रहे। पहले 15 साल कांग्रेस के और उसके बाद 11 साल आपके, मतलब करीब 26 सालों से बीजेपी का ये जो सत्ता का वनवास है वो दिल्ली में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और अब बीजेपी ने एकदम है, जबकि चुनाव आयोग से लेकर तमाम संस्थाएं जो हैं उसके कदमों में दिख रही हैं। तो बीजेपी को ये लगा, मोदी को ये लगा कि इस बार दिल्ली भी उनके कब्जे में आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि दिल्ली अभी दूर ही है और ये जो तेरा घर मेरा घर वाली जो लड़ाई चल रही है इस समय बीजेपी और आप के बीच, इन दोनों के बीच एक तीसरी शक्ति जो है कांग्रेस, जिसके बारे में दोनों ही दलों के नेता ये दावा करते हैं कि कांग्रेस तो खत्म है, इसका यहाँ कुछ नहीं होना है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से अब काम कर रही है, उसने लगातार वो अपनी गारंटियां दे रही है। पहले उसने प्यारी दीदी योजना लाई, अब वो 25 लाख का वो जो स्वास्थ्य योजना वो जो ला रही है। ये सारे काम क्या बीजेपी और आपकी लड़ाई के बीच में कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिख रहा है? और क्या कहेंगे आप, ये जो तेरा घर मेरा घर, शीश महल बनाम राजमहल बनाम ये जो लड़ाई शुरू की है बीजेपी और आपने, इसमें जनता किसके साथ जाएगी? सर्वमित्रा जी देखिए, ये जो इस घर की लड़ाई है, घर की लड़ाई कोई नई है नहीं। शीश महल को लेकर पहले भी चर्चाएं हो रही हैं और जो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है पूरा का पूरा जो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐन चुनाव के वक्त, अब चुनाव में मुश्किल से 1 महीना भी अब नहीं रह गया है, उस समय आप जनता के जो ज़रूरी मुद्दे होने चाहिए, आपके पास क्या योजनाएं हैं, आप क्या लेकर आ रहे हैं, क्या विकल्प है,
किसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है, और वो आप बताएं। लेकिन आप लड़े हुए हैं कि आप इतने रुपए के घर में रह रहे हैं, आप इतने रुपए के घर में रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह है। टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये मुद्दे बाद में भी उठ सकते हैं। और पहले ऐसा नहीं कि आप अचानक से कोई ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए और आप उसको उठाने लग गए हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि ये मुद्दे उठ क्यों रहे हैं। देखिए, क्या है कि केंद्र में वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1 दशक से ज़्यादा अब उसको भी हो गया है। यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भी सरकार है, 1 दशक से ज़्यादा उसको भी हो गया है। उससे ठीक पहले दोनों ही जगहों पर, यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी दिल्ली में, केंद्र में, और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जो बीच में कांग्रेस पार्टी इस पिछले 2 चुनाव में उतनी मुस्तैदी से लड़ती हुई नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही लग गया कि कांग्रेस पार्टी बहुत यहाँ पर एक पूरी तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ रही है। और अब इस प्लानिंग के बीच जिस तरह से वो अपनी योजनाएं ला रही है, गारंटी ला रही है, लोगों के मुद्दे की बात कर रही है, तो निश्चित तौर पर वो मजबूती के साथ चुनावी मैदान में दिख रही है। अपने जो यहाँ के मजबूत उम्मीदवार हैं उनको उसने खड़ा किया है। लेकिन जनता के बीच जो बातें जा रही हैं, तो ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अभी भी जो ज़मीनी हालात हैं दिल्ली के, जब हम लोग बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत मजबूत स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार भी नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि उसका अपना जो एक वोट बैंक है लगभग 32-34% के आसपास का, वो पिछले कई चुनाव से लगातार बना हुआ है, लेकिन वो इतना पर्याप्त अभी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। और लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होती दिख रही है। जिस तरह से उसके नेताओं के ऊपर बहुत से आरोप लगे, शराब घोटाले का आरोप है, ये शीश महल का भी आरोप है जो बनवाने का, कि आप एक राजनीति को बदलने के लिए आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप आने के बाद आपने क्या किया, भ्रष्टाचार के दलदल में आप भी फंसते चले गए। खुद आप कह रहे थे कि हम लोग मंत्री रहेंगे लेकिन बिना बत्ती की गाड़ी और सामान्य घरों में रहेंगे। तो ये सारे सवाल, इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर घिरी हुई है। लेकिन जिस तरह से अच्छा, शुरुआत इसकी क्या है, शीश महल और राजमहल की अगर बात की जाए तो इनकी शुरुआत हो रही है भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी में भी कोई ऐसा नहीं कि दिल्ली के नेता कर रहे हों। दिल्ली में तो कोई ऐसा बड़ा फेस है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास जिसको वो सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर सके, और ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी भी दिख रही है। लेकिन इसकी शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शीश महल की बात और एक राजनीतिक दल को जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए आपदा उसको बताना, ठीक है, आप उसमें तुकबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं। किसी लोकतंत्र में आप एक राजनीतिक पार्टी को जो 2 राज्यों में सरकार में है उसको आप आपदा बताएंगे तो अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। न जाने कौन इन शब्दावलियों को सजेस्ट करता है उनको। तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब जाहिर सी बात है, तो रिएक्ट तो करेगी ही, उसको जवाब देना है आम आदमी पार्टी को। उसने भी कहा ठीक है, हम भी इस शीश महल को दिखा रहे हैं और आप भी आइए और राजमहल को भी देखा जाए कि कौन कितना भव्य है, कितना लग्जरी है वहाँ पर। लेकिन बड़ा सवाल यही जो आपने कहा कि ये जनता के मुद्दों से जनता को किस तरह से कनेक्ट कर रहा है, तो जनता को कहीं से नहीं कनेक्ट कर रहा है। दिल्ली की जनता के ऊपर बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि किस में रह रहा है। कहीं कुछ करोड़ रुपए कम लगे हैं, कहीं कुछ करोड़ रुपए ज़्यादा लगे हैं। उसके लिए ज़रूरी मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत सारी चीज़ें, बिजली है, पानी है, ये सारी चीज़ें। आम आदमी पार्टी दावे करती है कि उसने दिल्ली में बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत से सवाल उसके ऊपर भी उठ रहे हैं, उसको जवाब देना पड़ रहा है। पिछली सरकार के, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के जो काम थे उससे तुलना हो रही है। इन सारी स्थितियों में आम आदमी पार्टी भी बैकफुट पर ही दिख रही है, और 10-12 साल 13 साल शासन करने के बाद निश्चित तौर पर वो दिखेगी भी। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से उसके नेताओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, आरोपों के घेरे में रहे बहुत सारे घोटाले में, उन सब के बीच मुझे लग रहा है कि बीजेपी को भी, आम आदमी पार्टी को भी इस तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया वाली चीज़ें भा रही हैं कि ज़रूरी मुद्दों से, जो उसके एंटी इनकम्बेंसी से जुड़े मुद्दे हैं, उससे जवाब से वो बच जाएगी। लेकिन अगर यही दोनों पार्टियां लड़ रही होती तो ठीक था, लेकिन बीच में जो कांग्रेस पार्टी की एंट्री है, मजबूत एंट्री है, वो फिर एक अलग तरह की राजनीति को दिखा रही है कि कांग्रेस पार्टी
गारंटी ला रही है, 5 गारंटी, 2 गारंटी की घोषणा कर दी जो आपने बताया। अब हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख रुपए का जिसकी आज की है, और फिर वो अपने पिछले 15 साल के जब काम को दिखाती है तो उस काम में मौजूदा सरकार के काम बहुत फीके दिखाई पड़ते हैं, ये साफ दिखाई पड़ता है। तो अब इन स्थितियों में अगर ये दोनों पार्टियां लड़ाई कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी जमीनी मुद्दों को लेकर आ रही है, साथ में ये भी बता रही है कि हम केवल आश्वासन नहीं दे रहे हैं, हमने किया भी है, तो फिर भारी पड़ती दिखाई पड़ेगी इन दोनों पार्टियों की लड़ाई के बीच में। जी बिल्कुल, बीजेपी और आप दोनों इस समय बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस जो है वो एक मजबूती से उभर रही है। और जाहिर सी बात है, अगर 11 साल पहले के उसके शासन, मतलब आम आदमी पार्टी के आने के बाद से दिल्ली में कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल हो गया, लेकिन उसके बावजूद लोग अब भी शीला दीक्षित के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो कांग्रेस की नींव है वो काफी मजबूत दिल्ली में बनी हुई है। और अब देखना है कि कांग्रेस उस नींव पर अपनी सरकार बना पाती है नहीं। लेकिन इधर मोदी ने जिस तरह शीश महल का एक जो जुमला फेंका, और उसके बाद वो ये भूल गए कि जो लोग खुद शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। और आज जो है जिस तरीके से संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के तमाम लोग पहले पहुंच गए वो सीएम हाउस के सामने, और उसके बाद वो पहुंच गए पीएम हाउस जहां पर अभी जो बन रहा है, लेकिन दोनों ही जगहों पर उनको नहीं जाने दिया गया। और नौबत ये आई कि अधिकारियों से तीखी बहस हुई, धरने पर बैठे, और तमाम जो नौटंकी है वो दिख रही है। तो यहाँ पर जनता के सामने दोनों ही दलों का एक तरह से चेहरा जो है वो उजागर हुआ। हम सुन लेते हैं कि सौरभ भारद्वाज ने आज के इस घटनाक्रम पर क्या कहा, और उसके बाद संजय सिंह जब वो लौट रहे थे, जिसको वो राजमहल कहते हैं, वहां उनको नहीं जाने दिया गया, तो लौटते वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा। दोनों के बयान हम सुनते हैं, उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। तक ना जाने दिया जाए, कोई मकान के अंदर दाखिल ना हो, कोई मकान की वीडियो ना बना सके। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी, रोज नए नए वीडियो भेजते थे, रोज नए नए फोटो भेजते थे। अब हम खुद ही आ गए सारे कैमरा वालों को लेके। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, उल्टा भाग रही है। 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी, पानी फेंकने वाले फुवारे लगा दिए, डीसीपी एडिशनल डीसीपी को खड़ा कर दिया, पूरी की पूरी जो है इसको जो है आपने जो है बॉर्डर बना दिया। क्यों बना दिया? कि मीडिया ना जा सके। अरे भाई आप दिखाइए स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख ले। बार कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाए। हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता कि छुपा हुआ हो तो हम भी देख लें। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए। और अगर नहीं है तो उस सब को हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढे। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है 33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए आपकी बात ऊपर की हमने। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 2700 करोड़ रुपए में। तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे, हम मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे, और पब्लिक खुद तय कर ले कि अगर आवास और निवास पर ही वोट डालना है दिल्ली का, तो दोनों के आवास निवास दिखा दिए जाएं और पब्लिक उसी के ऊपर वोट डाल ले। हम तो चाह रहे थे कि बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2100 रुपए, महिलाओं पे, सीनियर सिटीजन के इलाज पे, पुजारियों के 18,000 रुपए पे चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी कह रही नहीं, मुख्यमंत्री के निवास पे चुनाव होना चाहिए। तो हमने कहा भैया एक ही दिल्ली में उसी कोरोना के समय सरकारी पैसे से 2 निवास बने हैं। प्रधानमंत्री का निवास बना है, मुख्यमंत्री का निवास बना है। मुख्यमंत्री का निवास दिखाने हम आ गए हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे कहेंगे प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आए हैं, अपना निवास जो है दिखाइए, हमें भी दिखाइए, मीडिया को भी दिखा के देश को कृतार्थ कीजिए। तो देखते हैं, यहाँ की चाबी कह रहे हैं जेई के पास है, प्रधानमंत्री निवास की चाबी तो प्रधानमंत्री जी के पास होगी। माफ कीजिए सम्राटनाथ जी, यहाँ जो कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, यहाँ इन्होंने अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर दिया। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता को अगर घर के मुद्दों पर वोट देना है तो फिर चलो ऐसा ही सही। वो ये कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे कि इन मुद्दों पर बात हो, बिजली, पानी, महिलाओं के और बाकी तमाम मुद्दे जो उन्होंने गिनाए। लेकिन बीजेपी जो है वो घर का ही मुद्दा खड़ा कर रही है। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने एक मुद्दा खड़ा किया तो क्या ये जरूरी था
आपके लिए कि वो उस मुद्दे पर रिएक्ट करती? क्या वो अपनी जो उसने लाइन एक बनाई हुई है वो उसी पर नहीं चल सकती थी? अगर आप जो है वो बीजेपी के मुद्दे पर रिएक्ट करने उतरी है, और जिस तरह का जो आपका हमेशा से एक कैरेक्टर रहा है कि वो सड़क पर उतरकर और इस तरह से बताती है कि वो आम आदमियों के साथ है, और जिस तरह से जैसे केजरीवाल के वो हमने देखा है कि कैसे वो घरों में जाकर वो बिजली के तार भी काट देते थे, कहीं कुछ और कर देते थे, खुद जाकर वो धरने पर बैठ जाते थे। तो पॉलिटिक्स की एक अलग लाइन बनाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उनको 3 बार सत्ता तो मिल गई, लेकिन इस बार क्या चांसेस लग रहे हैं? और जिस तरह से वो बीजेपी ने एक मुद्दा उठाया और आपने उस पर रिएक्ट किया, क्या ये जरूरी था? क्या बेहतर नहीं होता कि दोनों दल जनता के मुद्दों पर बात करते? क्योंकि दिल्ली में मुद्दों की कमी नहीं है, प्रदूषण से लेकर ट्रैफिक जैम से लेकर सुरक्षा और तमाम चीजें जो हैं, कानून व्यवस्था, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती थी, लेकिन दोनों को घर घर खेलने का जो शौक दिख रहा है राजनीति में, ये क्या ध्यान भटकाने के लिए है? एक तो जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि आपने आप मुद्दों, तमाम दूसरे मुद्दे हैं दिल्ली में, बिल्कुल सही वह कह रहे हैं जिसकी हम लोग अभी बात कर ही रहे थे। और ये बात कि शीश महल का मुद्दा घर पर ही खेलना है तो घर पर ही खेलें, तो लेकिन यहाँ ये भी देखना चाहिए कि दिल्ली की जनता या देश की जनता, खैर अब चुनाव दिल्ली में है तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली की जनता ये कतई नहीं जानना चाहती कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितने शानदार आलीशान घर में रहे हैं या मुख्यमंत्री कितने आलीशान घर में रहे हैं। दिल्ली की जनता तो ये जानना चाहती है कि वो किस घर में रह रही है, उसके घर में कैसी सुविधाएं हैं, उसको सरकार, इन घरों में रहने वाली सरकार उसको क्या सुविधाएं दे रही है। लेकिन दूसरी बात यह है, तो मुद्दे तो वास्तव में आप चाहे कितना भी इसको लेकर हंगामा करते रहिए, आपको लगेगा कि ध्यान भटक रहा है, तो जनता का ध्यान कतई नहीं भटकने वाला है। वो उन्हीं चीज़ों को देखेगी कि आप चुनाव के बाद क्या करने वाले हैं और आप क्या करने वाले हैं, आप जहां सरकार में हैं वहां क्या कर रहे हैं और आप जहां सरकार में, यानी दोनों पार्टियों के लिए। पर एक बात यह है कि अगर बीजेपी ने किया तो आम आदमी पार्टी भी क्यों कर रही है, उसके लिए यह है कि मैं कोई पक्ष तो नहीं लूँगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए मुझे लगता है कि ज़रूरी हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कि केवल अपने भाषणों में इसका जिक्र कर दिया या फिर 2-4 बार कह दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरह से चुनावी मुद्दा ही बनाने की तैयारी कर रही है, पोस्टर्स जारी कर दिए गए हैं, आपदा का शीश महल, इस तरह के। तो फिर ज़रूरी हो गया आम आदमी पार्टी के लिए कि बताना पड़ेगा कि ये कैसा शीश महल है। तो वही उन्होंने सोचा कि जिससे अच्छा क्या है, और सड़क पर उतरने की राजनीति उन्होंने की ही है, यानी आंदोलन से उन्होंने अपनी पार्टी की ही शुरुआत की है। तो आंदोलन करके, यानी सड़क पर उतरकर सीधे शीश महल में जाकर ही दिखा दिया जाए कि क्या है, यही दिखाने के लिए वो निकले। और जाहिर सी बात है कि इस मामले में 33 करोड़ 40 करोड़ जितना भी कहा जा रहा है, अगर वो मुख्यमंत्री आवास में बना तो, और वो फिजूल खर्ची है, तो 2700 करोड़ रुपए लगाकर अगर पीएम आवास बन रहा है तो भी तो टैक्स पेयर्स के पैसे का मिसयूज ही है, वो भी फिजूल खर्ची है। वो क्यों हो रहा है? तो आम आदमी पार्टी उसको भी दिखाने जा रही है। पर यह है कि निश्चित तौर पर ये दोनों ही चीज़ें ध्यान भटकाने के लिए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कर रही हो चाहे आम आदमी पार्टी कर रही हो। और सौरभ भारद्वाज को ये लग रहा है कि ज़रूरी मुद्दे उठाने चाहिए, तो एक बार उन्होंने दिखा दिया और उसके बाद फिर अब वो पोस्टर वार भले करें, लेकिन ये उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया है। उससे यहाँ की जनता संतुष्ट होगी तो वोट देगी ही, और आगे आने वाले दिनों में भी क्या करने वाले हैं, क्योंकि जनता को यही चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपनी उसको जो कुछ करना है, जो वादे करने हैं, जो काम करने हैं, अगर वो उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि देश की दिल्ली की जनता भरोसा उसी पर करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार 3 टर्म यहाँ पूरे किए हैं दिल्ली में। और अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि अभी भी उस शासनकाल के दौरान किए हुए काम या उन मुख्यमंत्री के किए हुए काम, उसको वो आज भी वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उसको लोगों को दिखा रही है और लोगों को भरोसा जीत रही है। ये ठीक है कि पार्टी पिछले 10-12 साल में यहाँ काफ़ी कमज़ोर हो गई, पिछले 2 चुनाव भी उसने उतनी गंभीरता से नहीं लड़े हैं, लेकिन अब जब वो लड़ रही है और उसके पास मुद्दे भी हैं, तो फिर वो इन दोनों को सुपरसीड कर देगी। इसमें कोई बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी इसी तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते रहेंगे। तो जी बिल्कुल, 2 के झगड़े में तीसरा का फायदा हमेशा होता है, और इस समय
कांग्रेस जो है वो फायदे में दिख रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी पूरी मजबूती से बीजेपी की पोल खोलने में लगी हुई है और आज जब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज सड़क पर उतरे तो एक तरह से बीजेपी की पोल ही खुल गई। जिस तरह से वो डरी हुई नजर आई और उसने जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि आपने पुलिस फोर्स भी तैयार कर दी, बॉर्डर जैसा इलाका बिल्कुल बना दिया, 3 लेयर की बैरिकेडिंग, ताकि हम उस घर को मीडिया को न दिखा सकें और जनता न देख पाए कि आखिर उस घर में ऐसा क्या था जिसका जिक्र आप अपने पोस्टर्स में कर रहे हैं, आरोपों में कर रहे हैं, लेकिन उसको आप दिखाना नहीं चाह रहे हैं, दिखाने से रोक रहे हैं। और यही बात आज पीएम आवास को लेकर भी हुई जो बन रहा है। दोनों ही चीजें कोविड-19 के वक्त बननी शुरू हुई थी और जाहिर है उस समय देश ने बहुत बदहाली देखी, लेकिन ये जो दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने लिए जो बनाया है उसको लेकर अब सवाल तो उठ रहे हैं। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, जाने ही नहीं दे रहे हैं पुलिस की छावनी बना के, क्या करेंगे? बीजेपी के लोग का ये कहना है कि 2-2 घर अलॉट है मुख्यमंत्री आतिशी के नाम पे, वो वहीं पे क्यों रहना चाहती है? 6 फ्लैग स्टाफ पे भी 17 पे क्यों नहीं रह सकते? अरे भाई, मुख्यमंत्री का आवास है, उन्होंने पहले सामान फेंकवाया, फिर उसके बाद अलॉट किया, फिर उसके बाद कैंसिल किया, आपने मजाक बना रखा है। और हम कहते हैं छोड़िए, जो आरोप बीजेपी ने लगाया था उसको तो दिखाना चाहिए था ना। सोने का टॉयलेट कहाँ है, कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है मिनी बार, दिखाओ ना। और हमने जो कहा कि 67 जोड़ी जूता है, 5000 सूट है, 8400 करोड़ की जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन है, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां हैं उनके साथ काफिले में। दिखाइए आप उसको। कहाँ जाने दिया? राजमहल के सामने यहाँ रोक दिया, कहाँ जाने दिया? अब आप लोग निकल रहे हैं यहाँ से? जी हाँ, यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है संजय सिंह बता रहे हैं कि कैसे उनको रोक दिया गया और कुछ देर उन लोगों ने वहां इंतजार किया, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है बीजेपी कभी उनको अंदर जाने नहीं देती। लेकिन ये सब पॉलिटिकल स्टंट जो है वो चुनाव में चलते रहेंगे और लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि बीजेपी की पोल जो है वो खोले और जो उसका तरीका है आंदोलन का, आपने बताया कि वो कैसे आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और उसके नेता बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब किस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरना है और इस समय आम आदमी पार्टी वही कर रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया और वो कह रहे हैं कि आपने इतना वक्त अभी है जो जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो आचार संहिता लागू हुई उसके बाद उसने ये कदम क्यों उठाया, पहले ये सारी चीजें क्यों नहीं की। तो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच बीजेपी के जो हम डरने की बात कर रहे हैं उसका एक और उदाहरण सामने आया है रमेश बिधूड़ी के रूप में, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि कालकाजी सीट पर जो प्रत्याशी बने हैं अब उनको शायद बदला जा सकता है क्योंकि उनके जो बयान हैं वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसी जानकारी है बीजेपी के भीतर। और रविवार से लेकर अब तक बता रहे हैं कि 2 बीजेपी की संगठनात्मक बैठक हो चुकी है और उसमें अब बीजेपी ये विचार कर रही है कि वो रमेश बिधूड़ी को हटाकर वहां से किसी महिला नेत्री को उतारे, बीजेपी की ही किसी महिला नेत्री को, मीनाक्षी लेखी जैसे नाम अभी बीजेपी इन पर विचार कर रही है। तो रमेश बिधूड़ी के बयान, उन्होंने जो प्रियंका गांधी पर जो कहा उसके लिए तो उन्होंने खेद प्रकट कर दिया, आतिशी पर जो कुछ कहा उसके बारे में अभी तक उनकी तरफ से कोई खेद प्रकट नहीं हुआ है। और कालकाजी की जो वहां की जो जनता है वह ये कि थोड़ा सा एलीट या अपर मिडिल क्लास और उसको ये बातें पसंद नहीं आ रही हैं और ऐसे में ये खबर है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है और इस वजह से बीजेपी रमेश बिधूड़ी को वहां से हटा सकती है। तो क्या ये भी बीजेपी के एक डर का प्रमाण है? और दूसरा सवाल ये कि जब बीजेपी जानती थी कि रमेश बिधूड़ी किस सोच के और किस तरह के नेता हैं, हालांकि वो सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, जाहिर है जनता ने ही उन्हें बनाया है, लेकिन उसके बावजूद जनप्रतिनिधि होने के बावजूद वो जिस तरह से महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी कर रहे थे, क्या इसका नुकसान बीजेपी को लंबे वक्त के लिए हो सकता है? निश्चित तौर पर बीजेपी को लग रहा होगा कि इसका राजनीतिक नुकसान होगा, तब तो रमेश चंद्र बिधूड़ी की उम्मीदवारी शायद बदल दी जाए। लेकिन आपने जो बताया कि वो सांसद भी थे और लोकसभा में रहते हुए उन्होंने अपनी किस भाषा का, मर्यादा का परिचय दिया, किस संस्कार का परिचय दिया, वो पूरी दुनिया ने देखा, सबने देखा, वो लाइव था, कोई ऐसा नहीं कि उसको आप काट छाट देंगे। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको कितना महत्व दिया, राजस्थान में प्रभारी बनाकर भेजा,
राजस्थान में पार्टी की सरकार भी बनी और अब फिर उनको कालका जी से टिकट दे रहे हैं। और केवल रमेश बिधूड़ी को ही हम क्यों देखें, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे तमाम नेताओं की एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। और यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री के भाषणों को आप देख लीजिए, उन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, और चुनावी सभाओं में ही नहीं पार्लियामेंट में भी इस्तेमाल किया है उन्होंने। सुपर्णखा और कई सारे, एक दो उदाहरण नहीं है, ढेरों उदाहरण हैं। तो ये ऐसा जब इस तरह से अगर भाषा के इस्तेमाल से वो पार्टी के नेताओं को निकालने लगेंगे, तो अभी कल ही कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो ये हो रहा था कि तब तो पार्टी के न जाने कितने नेता निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, उनकी उम्मीदवारी को तब जरूर बदला जा सकता है वहां से जब पार्टी को लग रहा है कि वहां उनको नुकसान हो सकता है। और नुकसान हो सकता है क्योंकि जिस तरह से उसकी प्रतिक्रिया मिल रही है, बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल, तो लोग अब वो समय नहीं है कि इस तरह की किसी जनप्रतिनिधि को स्वीकार कर लेंगे और नुकसान को होने की पूरी गुंजाइश। और केवल ऐसा नहीं कि कालका जी विधानसभा पर ही पड़ेगा, उनसे ज़्यादा मुद्दों को, इस तरह के मुद्दों को उठाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है, बढ़िया टक्कर देती है भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी भी उसको लेकर चलेगी, ये भी उनको पता है। तो इसका पूरा असर पूरे दिल्ली में चुनाव में पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा। इस डर से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करे, पर वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि तमाम बयानों से डरी हुई तो है ही है पार्टी। अभी गृह मंत्री अमित शाह का बयान, वो तो लगातार उस मुद्दे पर बैकफुट पर ही है, जो उन्होंने राज्यसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए कहा। अब ये बयान, तो ऐसे कई बयानों की पूरी अगर लिस्ट लेकर आम आदमी पार्टी उतरेगी चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उसका होना तय है। इन सारी चीज़ों से डरी हुई है। इधर एनडीए के सहयोगी दल जिस तरह से उससे अलग होने की कोशिशों में लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और दूसरी बात यह है कि अपनी सरकार का, केंद्र सरकार का जो फीडबैक लेकर या उसकी उपलब्धियों को लेकर जो बीजेपी जाएगी चुनाव में, तो उन उपलब्धियों का कितना असर पड़ने वाला है, ये लोकसभा चुनाव में दिखा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की तो सारी सीटें उसके पास आई, लेकिन पूरे देश में अगर हम देखें तो बड़ा नुकसान हुआ है। तो उसके पास अपनी उपलब्धियों की वाली चीज़ें कम हैं, इसलिए उसको ऐसे मुद्दे उठाने हैं जिस पर वो दूसरों को घेर सके। लेकिन अब क्या हो रहा है कि दूसरों के घेरने वाले मुद्दे जब वो उठा रही है तो उस पर भी घिरी नजर आ रही है, क्योंकि 10 साल पहले यही मुद्दे उठाकर वो एज ले लेती थी। अब उन्हीं मुद्दों पर वो घिरेगी, क्योंकि 10 साल से आप केंद्र में सरकार में हैं, तमाम राज्यों में सरकार में हैं। तो अब आपसे लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि किसने क्या किया, कब किया, आपने क्या किया है वो बताइए। और जब उससे ये पूछा जा रहा है तो वही सवाल आम आदमी पार्टी लेकर आ गई कि आप 33 करोड़ के घर पर, तो मुख्यमंत्री के घर पर आपत्ति कर रहे हैं, 100 करोड़ रुपए का जो घर बन रहा है उस पर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं। नाम भी बढ़िया दे दिया इन्होंने, शीश महल नाम दे दिया, उन्होंने राजमहल नाम दे दिया। तो एक जिसको कह सकते हैं ना कि नहले पे दहला, तो ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। पर बड़ा सवाल यही है कि चुनाव के ऐन मौके पर, ठीक पहले, ये जनता को कितना प्रभावित करने वाला है। इन मुद्दों से जिस जनता को वोट देकर सरकार चुनना है, वो इससे कितना प्रभावित हो रही है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, दोनों ही इस समय आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के, जैसे वो कहते हैं कि उन्होंने अपने सींग फंसा लिए हैं दिल्ली में, और इसमें कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिख रहा है। उधर बीजेपी के डर का एक बड़ा कारण नीतीश कुमार भी बन रहे हैं, जिनके बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो क्या कदम उठाएंगे। अपनी यात्रा पर निकले हुए नीतीश कुमार अभी लगातार कहीं वो छपरा में कई करोड़ की योजनाओं को शुरू कर रहे हैं, कहीं वो सिवान में ये सब करते जा रहे हैं। तो जाहिर है चुनाव की घोषणा बिहार में अभी नहीं हुई है, वक्त है, लेकिन नीतीश कुमार अभी से अपने लिए अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो बीजेपी को टाटा बाय बाय बोल सकें और वो आ जाए इंडिया गठबंधन के साथ। क्योंकि बीजेपी में के साथ बने रहकर उन्हें पता है कि जैसे एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर खतरा आ गया और उनको हटा दिया गया, वैसे ही नीतीश कुमार को हटाने में बीजेपी वक्त नहीं लेगी। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी को इतनी मोहलत भी नहीं देना चाहते, और जिन प्रशांत किशोर के भरोसे बीजेपी शायद फिर कोई नया खेल करने की कोशिश कर रही थी, उसको लेकर भी अब प्रशांत किशोर भी घिर रहे हैं। उनकी पोल जो है वो खुद जेडीयू के नेता खोल रहे हैं, और इस बीच तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, और उनके जो ट्वीट हैं वो बता रहे हैं
कि कैसे वो नीतीश कुमार को लगातार चेतावनी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव का अभी का एक ट्वीट है, वो देख लेते हैं। तेजस्वी यादव यहाँ लिखते हैं, थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया। विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार में फूंक रहे हैं। बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया है। बिहार की प्रगति को दुर्गति की अग्नि में झोंक दिया है। बेसुध सरकार और उसके मुखिया के नेतृत्व में एक बरसात में ही सैकड़ों पुल पुलिया ढह जाते हैं। 2 दशक से हर प्रकार की परीक्षाएं पेपर लीक और धांधली की भेंट चढ़ाई जा रही हैं। महंगाई हर हर परिवार को खा रही है। छोटे बड़े व्यवसायों का व्यवसाय बर्बादी के कगार पर है। इनके शासन में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन में बिहार अव्वल है। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने शायद ही कोई मुद्दा छोड़ा हो। उन्होंने तमाम मुद्दों को समेटते हुए एक जो ट्वीट किया है और इसको इन्होंने जिस तरह से दुर्गति यात्रा नाम को दे रहे हैं, क्या कहेंगे समीरात्मक जी? जो तेजस्वी यादव का ट्वीट है वो बार बार मुख्यमंत्री को ये चेता रहे हैं कि आप थके हुए हो, आपको खुद से आप कोई फैसला नहीं ले रहे हो, आपके रिटायर्ड अधिकारी जो हैं वो आपको चला रहे हैं, और जो उनका आरोप है कि 2 लोग पटना में और 2 लोग दिल्ली में वो बैठकर चारों फैसला ले रहे हैं और नीतीश कुमार केवल चेहरा हैं। क्या कहेंगे तेजस्वी यादव के इस ट्वीट पर? जी, बिहार में तो इस समय ज़बरदस्त राजनीति की स्थितियां बन रही हैं, और ये जो ट्वीट है, अगर तेजस्वी यादव की इस ट्वीट की बात की जाए या इसके पहले के उनके कुछ बयानों की बात की जाए, ख़ास तौर से जब से ये बीपीएससी का आंदोलन चल रहा है और नीतीश कुमार की यात्रा चल रही है, तो तेजस्वी यादव ये बताना चाह रहे हैं और बार बार वो यही दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने मन से, अपने दिमाग से कोई काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिंबॉलिक रूप से केवल वो बैठे हुए हैं, सरकार चला रहे हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, कुछ नेता चला रहे हैं, और इन नेताओं की जो चाबी है इस रोबोट को, वो उसमें चाबी भरने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि सरकार से लेकर और यहाँ तक कि पूरी की पूरी नीतीश कुमार की पार्टी भी वो भारतीय जनता पार्टी चला रही है। तो इसमें नीतीश कुमार तो घिरते हैं, लेकिन नीतीश कुमार से ज़्यादा घिरे नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और नीतीश कुमार के प्रति एक तरह से एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है कि वो उनको बेचारा बना दिया जा रहा है, कि उनकी पार्टी को हाईजैक कर लिया है, मुख्यमंत्री के पद को हाईजैक कर लिया है और उनको हाईजैक कर लिया है। तो ये रही तेजस्वी यादव के ट्वीट की बात। लेकिन उधर नीतीश कुमार भी, उनको चाहे जितना कहा जा रहा हो कि वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह की वो राजनीतिक समीकरणों को बनाते बिगाड़ते दिख रहे हैं वो बड़ा मायने रखता है। इधर आप देखिए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी दूरी है, दिल्ली आकर वो नहीं मिलते हैं, और दिल्ली वाले नेता पटना जाने का कार्यक्रम अपना रद्द कर देते हैं, क्योंकि डर रहता है कि नीतीश कुमार मिलेंगे नहीं, और नहीं मिलेंगे तो मैसेज बड़ा निगेटिव जाएगा। और दूसरी ओर जब यात्रा पर नीतीश कुमार निकल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या सांसद उनसे नहीं मुलाकात कर रहे हैं यात्रा के दौरान, जिनके इलाके में ये यात्राएं हो रही हैं, बुलाने के बावजूद नहीं आ रहे हैं। तो बहुत कुछ साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी से दूरी किस हद तक बढ़ चुकी है, और ये दूरी वहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब उस गठबंधन से बाहर निकलने में केवल औपचारिकताएं बाकी हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के साथ उनकी पींगें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ट्वीट्स बीपीएससी के मामले में ये बता रहे हैं कि कितना सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव ओपन ऑफर दे चुके हैं कि नीतीश कुमार आए, सारे गिले शिकवे हम लोग भूल जाएंगे, उनको फिर से हम अपने यहाँ शामिल कर लेंगे। और तेजस्वी यादव के ट्वीट्स भी ये बता रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले तक तेजस्वी यादव सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब उनके ट्वीट्स की भाषा ये बता रही है, अगर हम बिटवीन द लाइंस उसके देखें तो वो सीधे तौर पर उसके लिए नीतीश कुमार को नहीं बल्कि नीतीश कुमार की विवशता को दिखा रहे हैं। और विवशता उनकी ये है कि उनको बीजेपी के नेताओं के दबाव में काम करना पड़ रहा है, और जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसके पीछे वो नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं का दबाव है। ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं। जी बिल्कुल, थके हुए मुख्यमंत्री, बेसुध सरकार, ये सब जो कहने का मतलब है ये यही है कि वो नीतीश कुमार को भ्रष्ट नहीं बोल रहे, बल्कि वो ये बोल रहे हैं कि जो आपकी सरकार जो लोग चला रहे हैं
वो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और इधर प्रशांत किशोर, जिन्होंने ये पूरा बीपीएससी आंदोलन हाईजैक करने की कोशिश की और उसमें अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, अब उनको लेकर भी जेडीयू जो है उसने अब कुछ बातें कही हैं। केसी त्यागी जो है जेडीयू के नेता, पहले वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, लेकिन अभी वो राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है, लेकिन फिर भी जेडीयू के अहम सदस्य, और उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर, सुन लेते हैं। एक बयान चल रहा है टीवी में, आपने कहा है कि प्रशांत किशोर को नीतीश जी कभी पार्टी सौंपना चाहते थे, इसको लेकर भी कहा? नहीं, पार्टी का उनको उपाध्यक्ष बनाया था, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, वो उस पर विश्वास करते थे, लेकिन उनकी इच्छाओं और अपेक्षाओं पर वो खरे नहीं उतरे और उन्होंने पार्टी के साथ भी और नीतीश कुमार के साथ भी विश्वासघात किया। उसके बाद वो अब अलग पार्टी बनाकर नीतीश जी के खिलाफ ही मोर्चा खोलेंगे आज? ये ऐसे उदाहरण राजनीति में कम मिलते हैं जैसा श्री प्रशांत किशोर उपस्थित कर रहे हैं, जिन्होंने मान सम्मान प्रतिष्ठा दी, अब उन्हीं के विरुद्ध विश्वमन करने पर लगे हुए हैं। सर, प्रधान यहाँ पर प्रशांत किशोर को बिल्कुल एक अनूठा उदाहरण बता दिया केसी त्यागी ने कि ऐसे लोग कम मिलते हैं। यानी वो ये बता रहे हैं कि एक तरह से आस्तीन का सांप, हालांकि इस मुहावरे का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनके बोलने से समझ में यही आ रहा है कि उनको बहुत मान सम्मान दिया, लेकिन अब आप विश्वमन कर रहे हैं। तो वो सीधे सीधे आस्तीन का सांप नहीं बोले, लेकिन जहर उगलना उसी का एक परिचायक है, द्योतक है, ये कहा जाना चाहिए। जेडीयू ने प्रशांत किशोर को लेकर कुछ पोस्टर्स भी जारी किए हैं, जिसमें उनको हवा का झोंका बताया, उनको कहा है कि तुम तो ठहरे परदेसी और चुनाव के बाद चले जाओगे। ये सारी बातें जेडीयू कर रही है। अब सम्रात्मक जी, सवाल ये है कि चुनाव के बाद पीके कहां जाएंगे ये तो हमें नहीं पता, हम कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते इस बारे में, लेकिन क्या चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार वापस इंडिया गठबंधन के साथ आते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये तो कह दिया कि हम यहीं रहेंगे और एनडीए में हम नहीं छोड़ेंगे, और 2 बार वहां जाकर हमने गलती की, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि अटल जी ने मुझे सीएम बनाया था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, वो कहीं मोदी शाह को क्रेडिट नहीं दे रहे कि वो उनके साथ खुश है। वो ये बोल रहे हैं कि अटल जी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत स्नेह दिया, उन्होंने मुझे सीएम बनाया। ये सारी बातें वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो लालू जी की बेटी है मीसा भारती, उन्होंने कहा कि दोनों पुराने दोस्त हैं और इशारों में बात करते हैं। तो क्या नीतीश कुमार ये इशारा ही दे रहे हैं और बीजेपी इस इशारे को समझते हुए भी अभी वो मौके की तलाश में है कि कैसे वो जेडीयू को रोके रहे, ताकि दिल्ली चुनाव निपटे और उसके बाद बिहार भी निपट जाए? बिल्कुल, बिहार में तो पूरी तरह से इशारों में ही पूरी राजनीति हो रही है, इशारे ही। अब केसी त्यागी भी जो कह रहे हैं ये भी उसी तरफ इशारा है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के की शह पर ये सारा कुछ कर रहे हैं। यही आरोप पप्पू यादव वहाँ लगातार लगा रहे हैं, जो बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन लिए हुए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी ने इनको इसलिए लगा रखा है ताकि इस आंदोलन को हाईजैक कर लें और निशाना नीतीश कुमार पर साधा जाए कि उसकी पूरी जो डिस्क्रेडिट है वो नीतीश कुमार पर चली जाए। इधर जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है उनका निशाना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लेते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ट्वीट में, या प्रियंका गांधी। तो बहुत सारी बातें इशारों में हो रही है। और दूसरी ओर नीतीश कुमार के जो इशारे मिल रहे हैं, उनके इशारे ये दिखा रहे हैं कि जब वो इस तरह के इशारे देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपना पाला बदलने का पूरा इंतज़ाम कर चुके हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने देखा, जब तक वो नहीं आए थे तब तक वो लगातार मनाही कर रहे थे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन वो अचानक वहाँ पहुँचे, एनडीए गठबंधन में इस्तीफा दिया और बीजेपी की मदद से सरकार बना ली। फिर वहाँ बोलने लगे कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, लगातार बोल रहे हैं। तो ये इन सब इशारों का मतलब ये निकलता है। और इन नीतीश कुमार के इशारे तो उनकी उसी कार्यशैली को बता रहे हैं, गठबंधनों को बदलने के लिए जो अपनाते हैं। लेकिन लालू यादव के, चाहे तेजस्वी के, मीसा भारती के, आरजेडी के नेताओं के और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, उनकी जो नरमी दिखाई पड़ रही है नीतीश कुमार को लेकर, वो साफ दिखाई पड़ रही है कि नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री तो उनके अपने हैं, लेकिन वो सरकार एनडीए की है, तो सारी चीज़ों की कमियां, खामियां और उसकी जो असफलताएं हैं वो एनडीए सरकार पर डाल दिया जाए और बता दिया जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज़रूर थे या हैं, लेकिन सारा कुछ जो काम हो रहा है वहाँ पर
बीपीएससी के छात्रों के ऊपर भी जो दमनात्मक कार्रवाई हुई है, इन सब के पीछे एनडीए सरकार है और भारतीय जनता पार्टी है। तो ये सब चीजें इशारों में हो रही हैं, लेकिन जो मतलब निकलकर साफ आ रहा है बिहार की राजनीति का, वो यही दिख रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाने को तैयार है, पूरी उनकी रणनीति तैयार है और इंडिया गठबंधन के लोग उनको बहुत आराम से स्वीकार कर चुके हैं। यह आश्वासन उनको दिया जा चुका है। जी, जब लालू जी ने कह दिया है कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं, तो उसके बाद कोई किंतु परंतु की गुंजाइश यहाँ बनती ही नहीं, क्योंकि बिहार में अभी भी फैसला लेने वाले लालू जी हैं और तेजस्वी यादव बिल्कुल अभी वो जो भी कुछ कह रहे हैं उसके पीछे नीतीश कुमार को बार बार ये इशारा ही है कि चचा आप इधर आ सकते हैं, आप वहां रहकर अपनी फजीहत मत कराइए। ये सीधे सीधे तेजस्वी यादव शायद उनको बताना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन सही मौके का इंतजार। और कुछ दिनों में जैसा कि बार बार ये बात बोली जा रही है कि खिचड़ी का जो पर्व आने वाला है मकर संक्रांति, और उसके बाद जब सूर्य उत्तरायण होंगे उनकी अपनी दिशा बदलेगी, तो क्या बिहार की सियासत भी पलटेगी, क्या नीतीश कुमार पलटेंगे? ये एक सवाल जो है इस पर अभी सबकी निगाहें बनी हुई हैं और सबको इंतजार है कि क्या फैसला लेते हैं नीतीश कुमार। और इधर दिल्ली में जो हलचल मची है शीश महल बनाम राजमहल को लेकर, इसका भी क्या अंजाम होता है ये देखना होगा। ये जनवरी का महीना कितना भारी पड़ने वाला है बीजेपी पर, ये देखना होगा। तो समीर अहमद जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का। जी, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।